नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं जी के संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो एसएससी के जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं उन सभी से क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो चलिए बगैर देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार है। एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार जो है, ऑप्शन ए जकार्ता इंडोनेशिया में, ऑप्शन बी बीजिंग चीन में, ऑप्शन सी काठमांडू नेपाल में, ऑप्शन डी मेरठ भारत में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बीजिंग चीन में है। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल 2021 की रिपोर्ट के अनुसार एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार भारत को पीछे छोड़ते हुए चीन बीजिंग है वर्तमान में। इससे पहले मेरठ भारत था, लेकिन अब चीन बीजिंग ने इसको पीछे छोड़ दिया है। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार अब बीजिंग चीन पहले नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमलैंड शब्द का क्या अर्थ है। अमलैंड शब्द का जो अर्थ है, ऑप्शन ए नगर का हृदय क्षेत्र, ऑप्शन बी सैटेलाइट नगर, ऑप्शन सी नगर का प्रतिवेशी आसपास का क्षेत्र, ऑप्शन डी नगर का निवास क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, नगर का प्रतिवेशी आसपास का क्षेत्र है अमलैंड शब्द का अर्थ। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। अमलैंड शब्द का अर्थ नगर का प्रतिवेशी आसपास का क्षेत्र होता है। इसे हिटरलैंड भी कहा जाता है। हिटरलैंड भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। कौन सा एक बंदरगाह है जो विश्व के कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए साओ पालो, ऑप्शन बी सेंटोस, ऑप्शन सी रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन डी ब्यूनस आयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सेंटोस। ऑप्शन बी सेंटोस करेक्ट आंसर है। ये बंदरगाह विश्व के कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। सेंटोस से सर्वाधिक कॉफ़ी का निर्यात किए जाने के कारण इसे विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह या कॉफ़ी पत्तन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिली देश किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। चिली देश किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी नाइट्रेट, ऑप्शन डी खनिज तेल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नाइट्रेट खनिज के लिए चिली देश प्रसिद्ध है। नाइट्रेट प्राकृतिक रूप से चिली और पेरू में व्यापक पैमाने पर पाया जाता है। और उत्तरी चिली में अवस्थित अटाकामा मरुस्थल नाइट्रेट का बहुत बड़ा स्रोत है। अटाकामा मरुस्थल ये चिली में अवस्थित है और उत्तरी चिली में, और नाइट्रेट का यहाँ पर बहुत बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार कहाँ पर हैं। यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार कहाँ पर हैं। ऑप्शन ए कनाडा में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन डी ब्राज़ील में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में है। यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। और यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित ओलंपिक डैम खान में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक स्थित है ओलंपिक डैम खान, उसमें पाए जाते हैं यूरेनियम के सबसे अधिक भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेशिया में किंटा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है। मलेशिया में किंटा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए रबड़ उत्पादन के लिए, ऑप्शन बी चाय उत्पादन के लिए, ऑप्शन सी टीन उत्पादन के लिए, ऑप्शन डी कहवा उत्पादन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी टीन उत्पादन के लिए। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, टीन उत्पादन के लिए। मलेशिया में किंटा घाटी जो है टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। टीन उत्पादन के लिए मलेशिया में किंटा घाटी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है।
और आपको बता दें कि FAO के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। चीन के बाद दूसरा नंबर भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? ऑप्शन ए जॉर्जिया की, ऑप्शन बी गैम्बिया की, ऑप्शन सी घाना की, ऑप्शन डी ग्वाटेमाला की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गैम्बिया की। ऑप्शन बी पार्ट करेक्ट आंसर है, गैम्बिया की प्रमुख फसल है मूंगफली। उपर्युक्त देशों में से मूंगफली गैम्बिया की प्रमुख फसल है और यहाँ के सकल घरेलू उत्पाद में मूंगफली की हिस्सेदारी अन्य फसलों से अधिक है। विश्व में मूंगफली उत्पादन में चीन प्रथम, भारत द्वितीय और तथा नाइजीरिया तृतीय स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? सेमांग लोग जो है कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं? ऑप्शन ए अमेजोनिया में, ऑप्शन बी इंडोनेशिया में, ऑप्शन सी मलेशिया में, ऑप्शन डी कांगो में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मलेशिया में। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, मलेशिया में रहते हैं सेमांग लोग। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। सेमांग मलेशिया के मलय प्रायद्वीप में निवास करने वाली जनजाति है। सेमांग ये नीग्रिटो प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। नीग्रिटो प्रजाति के अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मिट्टी में केसिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? किस मिट्टी में केसिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी में, ऑप्शन बी पानसु मिट्टी में, ऑप्शन सी बलुई मिट्टी में, ऑप्शन डी लोम मिट्टी में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, चिकनी मिट्टी में केसिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। केसिका क्रिया चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, जबकि बलुई मिट्टी में यह न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ हुई? रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ हुई? ऑप्शन ए मिस्र में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी जापान में, ऑप्शन डी भारत में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चीन में। ऑप्शन बी चीन में रेशम उत्पादन की उत्पत्ति हुई। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। ऐसा माना जाता है कि 3630 ईसा पूर्व में, यानी 3630 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व से यानी ईसा के जन्म से पहले 3630 में चीन के हैनान प्रांत में रेशम की उत्पत्ति हुई। और चीनी मिथक के अनुसार रेशम की खेती की शुरुआत लेडी हिस लिंग सिन सी लिंग सी ने की। रेशम की खेती की शुरुआत जो की थी सी लिंग सी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा प्राणी जल में ऑक्सीजन छोड़ता है? इनमें से कौन सा प्राणी जल में ऑक्सीजन छोड़ता है? ऑप्शन ए ई कोलाई, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी साल्मोनेला, ऑप्शन डी फाइटोप्लैंक्टन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, फाइटोप्लैंक्टन प्राणी जल में ऑक्सीजन छोड़ता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। फाइटोप्लैंक्टन महासागरों में पाए जाने वाले एक कोशिकीय जीव हैं। ये धूप, कार्बन डाइऑक्साइड और समुद्र की ऊपरी परतों में मौजूद पोषक तत्वों से ऊर्जा संचयन द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा जल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे समुद्र में अन्य प्राणियों का जीवन चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? ऑप्शन ए व्यास नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन डी सी तुंगभद्रा नदी, ऑप्शन डी मानस नदी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पार्ट करेक्ट आंसर है। गंडक नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। गंडक नदी नेपाल और बिहार में बहने वाली गंगा की एक सहायक नदी है। ये नेपाल और बिहार में बहती है, जिसे बड़ी गंडक या केवल गंडक भी कहा जाता है। जबकि व्यास सिंधु नदी की सहायक नदी है
और तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है तथा मानस जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रो का पूरा अर्थ क्या है? RAW, रो का पूरा अर्थ क्या है? ऑप्शन ए रैशनल एविएशन विंग, रैशनल एविएशन विंग। ऑप्शन बी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और ऑप्शन सी रॉयल एजेंसी ऑफ वारसे। ऑप्शन डी रीड आफ्टर राइटिंग। इसका करेक्ट आंसर है बी पार्ट। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रो का पूरा अर्थ है, आर से रिसर्च, ए से एनालिसिस और डब्ल्यू से विंग। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का संक्षिप्त रूप है। यह भारत की प्रमुख खुफिया एजेंसी है और इस एजेंसी की स्थापना सन 1968 ईस्वी में की गई है और इस एजेंसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और आपको बता दें कि इसका मोटो धर्मो रक्षति रक्षित है। धर्मो रक्षति रक्षित है रो का मोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में स्टॉक मार्केट के लिए कौन सी मुख्य नियामक प्राधिकरण है? भारत में स्टॉक मार्केट के लिए कौन सी मुख्य नियामक प्राधिकरण है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन सी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड स्टॉक मार्केट के लिए प्रमुख नियामक प्राधिकरण है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में हुई थी और आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत पूंजी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ाने तथा उनके हितों की रक्षा के उद्देश्य से की गई थी। और आपको बता दें कि इसका मुख्यालय मुंबई में बनाया गया है, जबकि इसके क्षेत्रीय कार्यालय जो हैं कोलकाता में, दिल्ली में तथा चेन्नई में स्थापित किए गए हैं। ये क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं कोलकाता में, दिल्ली में और चेन्नई में। इसके मुख्यालय मुंबई में है। और सेबी अधिनियम को संशोधित कर 30 जनवरी 1992 को सेबी को म्यूचुअल फंड एवं स्टॉक मार्केट के नियंत्रण के अधिकार दिए गए हैं 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलाई मशीन के निरूपित किस्म के आविष्कार के लिए प्रथम अमेरिकी पेटेंट किसे प्रदान किया गया? सिलाई मशीन के निरूपित किस्म के आविष्कार के लिए प्रथम अमेरिकी पेटेंट किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए एलायस होवे को। ऑप्शन बी एलेसेंड्रा वोल्टा को। ऑप्शन सी अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। ऑप्शन डी जॉन नेयर को। तो इसका करेक्ट आंसर है एलायस होवे को। एलायस होवे को ए पार्ट करेक्ट आंसर है, अमेरिकी पेटेंट प्रदान किए गए थे। और डिटेल जान लेते हैं इनके बारे में। एलायस होवे का जन्म 9 जुलाई 1819 ईस्वी में एक अमेरिकी व्यवसायी थे, जिन्हें सन 1846 ईस्वी में सिलाई मशीन के लॉकटिच डिजाइन के लिए पहले अमेरिकी पेटेंट पुरस्कार से नवाजा गया था 1846 ईस्वी में। और इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत अमेरिका की एक टेक्सटाइल कंपनी में बतौर प्रशिक्षु शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल में पाए जाने वाले इनमें से कौन से प्रदूषकों से मिनीमाता रोग होता है? जल में पाए जाने वाले इनमें से कौन से प्रदूषकों से मिनीमाता रोग होता है? ऑप्शन ए सैल्मोनीला। ऑप्शन बी मिथाइल मरकरी। ऑप्शन सी लेड सीसा। ऑप्शन डी परक्लोरेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, मिथाइल मरकरी। जल में पाए जाने वाला प्रदूषक मिथाइल मरकरी या पारा से मिनीमाता रोग होता है। जापान में मिनीमाता नामक स्थान, इस रोग से 56 लोगों की मृत्यु हो गई थी मिनीमाता नामक स्थान पर, जिसका मुख्य कारण जापान के प्लास्टिक उपयोग का कचरा सीधे समुद्र में छोड़ दिया जाता था, जिसके कारण मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्द्र अपशिष्ट को खाद में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
आर्द्र अपशिष्ट को खाद में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ज्वलन, ऑप्शन बी संरक्षण, ऑप्शन सी उपापचय, ऑप्शन डी कंपोस्ट कंपोस्टिंग कंपोस्टिंग कहिए कंपोस्टिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है डी पार्ट कंपोस्टिंग। आर्द्र अपशिष्ट को खाद में बदलने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहा जाता है, कंपोस्टिंग कहा जाता है। आर्द्र अपशिष्ट को खाद में बदलने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं और जैव कृषि का मुख्य घटक कंपोस्ट होता है जो एक प्रकार की खाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी कपिलवस्तु, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी काशी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कौशल। ऑप्शन ए पार्ट करेक्ट आंसर है, कौशल के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में अवध को। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभाजित था और प्राचीन काल में अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। कौशल नाम से अवध को जाना जाता था प्राचीन काल में। और वर्तमान में यह क्षेत्र फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है जहां पर अयोध्या नगरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? ऑप्शन ए 1963 में, ऑप्शन बी 1967 में, ऑप्शन सी 1959 में, ऑप्शन डी 1958 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1967 में। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 1967 ईस्वी में गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। 16 जून 1967 को श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में गोवा ओपिनियन पोल करवाया गया। यह संपूर्ण देश में करवाया गया प्रथम ओपिनियन पोल था और यह ओपिनियन पोल गोवा के महाराष्ट्र में विलय के विरुद्ध था। तो ये थे जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।